नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसका आज पार्ट 3 में डाइजेशन सिस्टम चल रहा है। उसमें हम बात करेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय के कितने भाग होते हैं और उसमें पाचन की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये डायग्राम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। आज हम यहां से इतना, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो यहां से लेकर के ये वाला जो इस तरह से जो दिखाई दे रहा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं इसी डायग्राम को अगर यहां इधर बनाऊं तो आप देखिए वो इस तरह से शेप है। ये जो शेप है वो इस तरह से है, ये ऐसे है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये वाली, ये पूरी तरह से, ये देखो इसी तरह से शेप है ना यहाँ पर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो अमाशय है ये किस आकार का होता है। ये जे शेप्ड होता है, जे आकार का होता है। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, यह जे आकार का होता है और इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो ये भाग हो गया, एक ये बीच वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं आपको। देखिए एक तो ये वाला भाग हो गया जो यहाँ जो गर्सिका के साथ जुड़ रहा है, गर्सिका और अमाशय का ये वाला जो शुरुआत वाला जो भाग है जो जुड़ रहा है, इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को ध्यान से देखना बच्चों, ये देखिए यहां पर इस भाग को हम कहेंगे कार्डियक या जठरागम भाग। कार्डियक या जठरागम भाग। अब ये जो बीच का जो भाग है जो फूला हुआ सा होता है, इस भाग को हम कौन सा भाग कहते हैं? इसको हम कहते हैं फंडिस। क्या कहते हैं? फंडिस। ये देखिए ये लिखा हुआ है फंडिस भाग। उसके बाद ये जो आगे वाला, यानी जो ये वाली जो ग्रहणी है, ये जो ग्रहणी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये ग्रहणी और अमाशय का जो लास्ट वाला ये जो भाग होता है, इसको कहते हैं, ये देखिए, जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग। अमाशय के कितने भाग बताए थे बच्चों? मैंने आपको 3 भाग बताए थे। कितने भाग बताए थे? 3। कार्डियक, फंडिस और जठर निर्गमी। इसी पार्ट को मैंने बाहर निकाल के देखो, इसी को मैंने यहां पे बनाया इसी तरह से। ये देखिए ये वाला जो भाग है, जो ऊपर वाली जो गर्सिका है और ये अमाशय का जो शुरुआती भाग जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कार्डियक भाग कहते हैं, यानी जठरागम कहते हैं। बीच वाला जो फूला हुआ सा भाग जो है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फंडिस। उसके आगे वाला ये जो वाला जो भाग है, जो ग्रहणी और इसके वाला जो भाग है, इसको अपने कहते हैं जठर निर्गमी। 3 भाग मैंने आपको यहां पर बताया है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो भाग मैंने आपको बताए हैं, इन भागों को, ये जो भाग हैं कार्डियक, फंडिस और जठर निर्गमी, इन सबको मैंने यहाँ पे एक नोट्स के रूप में आपको मैंने ये लिखा, मैंने इसलिए है ताकि आप अपने नोट्स को पूरी तरह से मेंटेन कर लें। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें 2 पेशियां भी होती है। वो 2 पेशियां कौन कौन सी होती है? देखिए बच्चों, ये देखिए, ये मैंने देखो, ये एक बार दोबारा बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ये देखो, ये देखिए तो चल रहा है यहाँ पे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर 2 पेशियां पाई जाती है। एक तो यहां पर पेशी होती है और एक यहां पर पेशी होती है। 2 पेशियां होती है। पेशियों का मतलब ये होता है, अगर हमने भोजन कर लिया और ये भोजन यहां इसमें नीचे आ रहा है, अगर हमने भोजन कर लिया, वो भोजन यहां इसमें नीचे आएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये भोजन वापिस ना जाए। इसको रोकने के लिए यहां पर एक पेशी होती है, अवरोधनी पेशी होती है, जिसकी इसमें भोजन जो ऊपर से आएगा तो इसमें प्रवेश तो कर जाएगा, परंतु इससे बाहर नहीं निकल पाता। ये यहां इसके अंदर, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो समय है अमाशय के अंदर 3 से 4 घंटे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि अमाशय के अंदर जो भोजन रुकता है वो कम से कम 3 से 4 घंटे यहां पर भोजन रुकता है। तो एक तो पेशी ऊपर वाली है जिसको हम कहते हैं ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रास नलिका
अवरोधनी पेशी, ये यहां पाई जाती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको अपने कहते हैं ग्रास नलिका अवरोधनी पेशी। एक होती है जठर। अब भोजन, इसमें मैंने आपको बताया था कि कम से कम भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, तो भोजन आगे भी नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर भी एक पेशी होती है। इस पेशी को क्या कहते हैं? इस पेशी को कहते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी। ये देखिए कितने, एक ऊपर वाली पेशी होगी और एक आगे वाली पेशी होगी। यानी यहां से भोजन प्रवेश कर गया तो वो भोजन वापिस ना चला जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर एक पेशी होती है जिसको हमने क्या कहते हैं? ग्रास नलिका अवरोधनी कहते हैं। ग्रास नलिका क्योंकि इसके ऊपर वाले भाग में क्या है? ग्रास नली है, और आगे यहाँ पे क्या है? इसको बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी। यानी ये वाला जो भाग है वो कौन सा है? लास्ट वाला दो भाग जो है वो जठर निर्गमी है। तो उसके आगे जो पेशी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? जठर निर्गमी अवरोधनी पेशी। देखिए बच्चों, मैंने आपको यहां पे बताया कि अमाशय की 3 पार्ट होते हैं। अमाशय का आकार कैसा होता है, अमाशय के अंदर पेशियां कौन कौन सी पाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि अमाशय के अंदर स्त्रवण कौन किस तरह से होता है, स्त्रवण कैसे कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्त्रवण के अंदर अगर हम बात करें, अमाशय के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि अमाशय के अंदर स्त्रवण क्या होता है। अमाशय के अंदर 3 चीजों का स्त्रवण होता है। किस किस का? एक तो एंजाइम्स निकलते हैं, एक HCl निकलता है, एक श्लेष्मा निकलती है। मैं यहां पे ये भी आपको बताऊंगा कि अमाशय के अंदर ये एंजाइम HCl और श्लेष्मा है वो किन ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे पूरी तरह से अगर यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, देखिए बच्चों, जैसे ये ऐसे अमाशय है, ये अमाशय है। इस अमाशय के अंदर ये जो अमाशय की जो लेयर होती है ना, ये वाली जो लेयर होती है, ये 3 परतें इसमें होती है। और इसके अंदर एक परत का नाम होता है म्यूकोसा। ये देखिए मैंने यहां लिखा भी है, अमाशय में म्यूकोसा में 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां होती है। पहली ग्रंथि कौन सी होती है? यानी यहां पर ये जो इसके अंदर जो परत है, जैसे मैं अगर यहां पर एक दायरा बना, यहाँ पे ऐसे बना देता हूं, जैसे इसके अंदर एक ये परत है जिसको अपने क्या बोलेंगे? म्यूकोसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा के अंदर 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन कौन सी 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां कौन कौन सी होती है? एक होती है श्लेष्मिक ग्रंथियां। एक कौन सी होती है? श्लेष्मिक ग्रंथियां, जिसको किसका स्त्रावण करती है? वो करती है श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। मैं इनके कार्य भी बताऊंगा कि श्लेष्मा का क्या कार्य है। ये यहां पर जो श्लेष्मक ग्रंथियां जो है वो किसका स्त्रावण करती है? वो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, यानी जिसको अपने इंग्लिश में कहते हैं म्यूकस। उसके बाद आती है, इसी के अंदर कुछ पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं होती है जो क्या करती है? एंजाइम्स का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? एंजाइम्स का। पेप्सिनोजन का स्त्रावण करती है। यानी मैंने यहाँ पे पेप्सिन लिखा है, पेप्सिन इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो पेप्सिनोजन जो है वो बाद में HCl के संपर्क में आने के बाद वो पेप्सिन में चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पेप्सिन। इस बात का रखना कि पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो होती है वो किसका स्त्रावण करती है? वो पेप्सिन यानी एंजाइम्स का। आपको इतना याद रखना है कि एंजाइम्स का स्त्रावण करती है, जैसे पेप्सिन का और रेनिन का। अब रेनिन क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके बाद क्या होती है, इसी म्यूकोसा के अंदर की साइड में कुछ भित्तीय या ऑक्सीटिक कोशिकाएं पाई जाती है जो किसका स्त्रावण करती है? HCl का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? HCl का। देखिए बच्चों, मैं यहां पर थोड़ा सा आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं कि अमाशय के अंदर जो श्लेष्मिक ग्रंथियां हैं ये किसका स्त्रावण करती है? ये करती है इसका। ठीक है। उसके बाद ये जो पेप्टिक है ये किसका स्त्रावण करती है? ये करती है एंजाइम्स का। उसके बाद आता है HCl। HCl का स्त्रावण कौन करती है?
ये वाली द्वितीय या ऑक्सीटिक कोशिकाएं क्या करती है, HCl का स्त्रावण करती है। अब बात आती है, मैंने भी आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि श्लेष्मा का क्या काम है, HCl का क्या काम है, एंजाइम्स का क्या काम है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंजाइम के बारे में। एंजाइम जो होता है ये पेप्सिन देखना मैंने सीधा लिखा है यहाँ पे पेप्सिन, वैसे होता क्या है, ये पेप्सिनोजन होता है, परंतु जैसे ये HCl के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में चेंज हो जाता है। हालांकि अपने को इसी को याद रखना है। अब पेप्सिन क्या करता है, हम जो प्रोटीन खा रहे हैं उस प्रोटीन को क्या करेगा, वो पेप्टाइड में चेंज कर देता है। यहाँ पे एक मैंने एंजाइम लिखा है रेनिन, ये हमारे अंदर मौजूद नहीं होता है, यानी बड़े जो लोग जो होते हैं उनके अंदर नहीं होता, छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, दूध पे रहते हैं। तो दूध को पचाने के लिए, यानी दूध को स्कंदित करने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए ये रेनिन एंजाइम काम में आता है, सिर्फ किसमें, छोटे बच्चों में, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आता है कि HCl, ये मैंने आपको उसको बता दिया इसके क्या कार्य है। उसके बाद आता है HCl क्या होता है, हमारे इस अमाशय के अंदर, ये जो अमाशय है, इस अमाशय के अंदर मैंने आपको बताया कि द्वितीय या ऑक्सीडिक कोशिकाएं होती है जो इसका स्त्रावण करती है। ये इसकी जो पीएच होती है, इसकी पीएच जो होती है, इसकी अगर पीएच बात करें लगभग 1 से लेकर के 2 के बीच में होती है। बड़ा पीएच क्या होती है, आप लोगों को केमिस्ट्री के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि पीएच क्या होती है, एक पैमाना होता है 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है, यहां पर 7, ठीक है। अगर इससे नीचे अगर पीएच आती है, 7 से नीचे, 7 और 0 के बीच में अगर पीएच आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय। क्या कहते हैं बच्चों, अम्लीय। 7 से 14 के बीच में आती है उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय। क्या कहते हैं, क्षारीय, इसे हम कहते हैं क्षारीय। अब आपको पता है यहां पर इसके बारे में अपने केमिस्ट्री आगे जो पढ़ाएंगे उसमें चर्चा करेंगे, यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पीएच होता क्या है, ठीक है। ये क्षारीय, 7 से ऊपर आती है क्षारीय है, और इससे नीचे आती है तो अम्लीय है, और 7 में क्या होता है, उदासीन। जैसे जल जो है, शुद्ध जल की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। यहां पर ये जो HCl है, HCl की पीएच कितनी होती है, 1 से लेकर के 2 के बीच होती है। और अब आपको पता है कि ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, हमारे एसिडिक होता है इसके अंदर। तो ये जो पीएच इसकी 1 से 2 के बीच में होती है तो ये तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, परंतु ये जो हमारे लिए यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया है, कोई जीवाणु अगर बाहर से पीछे से अगर आता है तो उसको ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर मैंने आपको एक काम बोलता है कि HCl जो क्या करता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको भी कन्वर्ट करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट भी कर देता है। अब बात आती है कि अगर हमारे अंदर यहाँ पर अम्ल पाया जाता है, तेजाब पाया जाता है, तो हमारे अंदर की त्वचा नष्ट क्यों नहीं होती है। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा यहां इसके ऐसे इस तरह से यहां पर एक लेयर बन जाती है, क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, और इस लेयर को ही हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, श्लेष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष्मा। ये देखिए म्यूकस जिसे कहते हैं। और श्लेष्मा क्या करती है, HCl से क्या करती है, रक्षा करती है कि बाहर ये जो त्वचा है वो खराब ना हो जाए। और कई बार क्या होता है, जो लोग जैसे शराब है, तंबाकू है, बीड़ी है, ऐसी चीजें जो का सेवन करते हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है कि उनके अंदर ये जो श्लेष्मा की जो परत जो है, जो लेयर है, ये क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट होना शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो HCl होता है वो सीधा त्वचा के संपर्क में आता है, और इससे क्या होता है कि यहाँ इसके अंदर घाव बन जाते हैं, जिसे अपने कैंसर भी कह सकते हैं। और इससे क्या होता है, ज्यादातर एक रोग हो जाता है, उस रोग को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि इसके पेट में क्या है, अल्सर हो गया है। वो अल्सर यही होता है, इस बच्चों इसका ध्यान रखना कि अल्सर क्या होता है कि श्लेष्मा जो होती है, श्लेष्मा की परत अगर सीधे नष्ट हो जाती है तो नष्ट होने के बाद में जो HCl है वो इस त्वचा के सीधे संपर्क में आता है, और संपर्क में आने पर ये जो त्वचा है ये नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिससे घाव हो जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, अल्सर कहते हैं, जो बड़ा ही पीड़ादायक रोग होता है। तो बच्चों आज हमने जो चर्चा की है वो हमने चर्चा की है इस अमाशय के बारे में। अमाशय के तीनों भागों के मैंने आपको बताया, इसमें पाई जाने वाली
जो ग्रंथियां हैं उनके बारे में आपने चर्चा की, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स है, एचसीएल का क्या काम है, श्लेष्मा का क्या काम है, इसके बारे में अपना चर्चा की। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी बच्चों, उसके बाद उसमें आगे हम बात करेंगे इस छोटी आंत की, और हम अग्नाशय ग्रंथि के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों।